बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों का जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका समझ बूझ है, जहनी समझ बूझ है, वो किस तरह बढ़ती है या बढ़ाई जाती है। इसके लिए सिर्फ एक ही उसूल है और वो उसूल है क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग का। सवालात पूछना और उसके जवाबात देना या ढूंढना। इसके लिए टीचर ने भी तैयारी करनी होगी और स्टूडेंट्स भी तैयार रहेंगे, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से सवालात पूछेंगे और स्टूडेंट्स टीचर से सवालात पूछेंगे। साथ बच्चों ने भी यही तैयारी करनी होगी कि मैंने कौन से सवालात पूछने अपने टीचर से। मैं रिपीट कर देता हूँ, वो ये है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछना, सिर्फ एक ही उसूल है और एक ही उसूल में बच्चों का ये ज़हनी लेवल बढ़ सकता है। गो के चलो चलते हैं, एक सीधा साधा मिसाल लेते हैं। ये केमिस्ट्री का बुक ले लेते हैं और इस केमिस्ट्री के बुक से हम एक ही टॉपिक ले लेते हैं और वो टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। गो के यहाँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो मॉडल दिया गया है बहुत ही खूबसूरत है, साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी है और यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी। और यही वो मॉडल है जो एटॉमिक थ्योरी को लीड कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोचेंगे कि यहाँ उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया था, पोलोनियम को यूज़ किया था, उसने गोल्ड फॉइल को भी यूज़ किया था। एक खूबसूरत सा मॉडल बन गया था। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितना जगह खाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं, इस किस्म के सवालात हम ढूंढ लेते हैं एक सादा सा लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और हम इसके लिए लेते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बिल्कुल क्लियर है उसका ये डायग्राम है। इस डायग्राम में उन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज़ किया था और हमने पहले ही यही कहा था कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज़ किया था, क्या वजह था कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज़ किया था। और फिर दूसरा क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गोल्ड फॉइल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि उन्होंने ये पोलोनियम को क्यों यूज़ किया था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और थर्ड क्वेश्चन हमने ये ले लिया था कि अगर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया था तो फिर इसको क्यों यूज़ किया था, अल्फा पार्टिकल को। और चौथा क्वेश्चन हमारा यही था कि इस अल्फा पार्टिकल का स्पीड कौन सा था। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इस किस्म के सवालात आप पूछेंगे तो डायरेक्टली आपका कंसेप्ट बन जाएगा या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और साथ साथ ही चौथा क्वेश्चन ये था कि उन्होंने जिंक सल्फाइड को क्यों यूज़ किया था, जिंक सल्फाइड को। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने ये पोलोनियम को ले लिया और यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ करके ये गोल्ड फॉइल को हिट किया और तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से तकरीबन 10, 12 या 15, 20 तक यहाँ रिबाउंस हुए। और चलो पहला क्वेश्चन तो यही था कि गोल्ड फॉइल, जब आप टीचर से पूछेंगे तो टीचर आपको डायरेक्टली यही जवाब देगा या आप कहीं और से ले लेंगे कि गोल्ड फॉइल उन्होंने क्यों यूज़ किया था। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन जवाब यही है कि ये थिनेस्ट फॉइल बनाता है और दूसरे जो मेटल से उससे नहीं बन सकता। और आप सोचिएगा कि 1000 एटम्स एक ही जगह पे होते हैं, 1000 एटम्स ये एक ही जगह पे होते हैं और इसलिए उसके स्टेटमेंट के मुताबिक जब इस न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से हिट किया
तो डायरेक्टली बहुत से अल्फा पार्टिकल रीबाउंस हो गए। जबकि अगर वो कोई दूसरा आयरन का वो थिन फॉइल बनाता तो एक यही ख़तरा रह जाता कि वो बिल्कुल डायरेक्टली उसको अपने साथ न्यूक्लियस और जो भी हो एटम हो साथ लेके जाता। तो दूसरा जवाब इसका यूँ आता है कि डेंस न्यूक्लियस है, डेंस न्यूक्लियस। उसके स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि एक छोटे से पत्थर को मैंने एक बड़े से पत्थर पे हिट किया और उस छोटे से पत्थर ने उस बड़े से पत्थर को वापस मेरे तरफ रिबाउंस कर दिया और मैं यूँ महसूस कर रहा था कि वो मेरे बॉडी को हिट कर रहा है और इस डेंस होने की वजह से रीबाउंसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, फिर हम आते हैं कि उसने पोलोनियम को क्यों यूज़ किया था। कोबाल्ट, क्रोमियम या यूरेनियम कोई और बहुत से मेटल्स है कि उसमें ये अल्फा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्होंने इसको क्यों यूज़ नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस सवाल को पूछेंगे तो डायरेक्टली आपको यही जवाब मिलेगा कि पोलोनियम में सिर्फ एक ही पार्टिकल्स है और वो है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा और गामा नहीं है। अगर वो कोई दूसरा मेटल इस्तेमाल कर देते तो हो सकता है कि उसमें बीटा और गामा पार्टिकल्स हो और फिर वो मकसद हासिल नहीं कर पाता जो वो हासिल करना चाहते थे। अल्फा पार्टिकल का स्पीड कौन सा था। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका स्पीड 2 करोड़ मीटर पर सेकंड था। 2 करोड़ मीटर पर सेकंड था उसका स्पीड, या ये बनता है 20,000 किलोमीटर पर आवर। ये बनता है 20,000 किलोमीटर पर आवर बनता है। तो देखिए ना कि 20,000 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है और वो कोई और मेटल को, मसलन आयरन को, अल्युमिनियम को या कोई और जो मेटल हो उसको हिट कर देता तो उसका क्या बन जाता। तो ये क्लियर है कि ये गोल्ड फॉइल में इसका पावर चूँकि ज़्यादा है और इतनी स्पीड को वो बर्दाश्त कर सकता है। देखें, ये स्पीड है 20,000 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड था और बहुत से रिबाउंस हुए थे और वही न्यूक्लियस उस जगह पे कायम था। फिर आते हैं कि उन्होंने ये जिंक सल्फाइड को क्यों यूज़ किया था। ये बिल्कुल यहाँ एक प्लस सा महसूस कर देते थे कि यहाँ हिट हुआ है और इस प्लस को फिर उन्होंने एक कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड किया और ये कैमरा मूवेबल था, ये एक ही जगह फिक्स नहीं था, ये मूवेबल था और उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा और उन्होंने अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिट किया हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा मकसद यही था कि आप इस किस्म के सवालात पूछेंगे और जब आप इस किस्म के सवालात पूछेंगे तो वही टॉपिक जो बुक में दिया गया था वो क्लियर हो जाता और साथ साथ ही और भी बहुत से सवालात निकल आते हैं। अच्छा, ये आप लोगों के लिए सवाल ये है कि आप ढूंढ लें कि साइज ऑफ रदरफोर्ड ओरिजिनल apparatus कितना था। ये आपके लिए एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने फिर, जबकि मैंने कह दिया था कि उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने पोलोनियम से प्रोड्यूस किए थे, किस तरह उन्होंने इससे प्रोड्यूस किए थे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी आपने ढूंढना है। बिल्कुल जवाब मौजूद है और साथ साथ वो कौन सा फार्मूला था कि जिस फार्मूले के बुनियाद पे उन्होंने ये कहा था कि इतना जगह खाली है, इतना फेल है, यहाँ ये डेंस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है। तो उन्होंने देखिए फिर एक और भी कॉन्सेप्ट निकल आ जाती है। इस बात उन्हें पता नहीं था कि प्रोटॉन्स
न्यूट्रॉन्स है या नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स तो ऑलरेडी दरियाफ्त हो चुके थे। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं है या कोई और फेंस नहीं है, और इसके इर्द गिर्द वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल घूम रहे हैं। इस किस्म से यहाँ इस किस्म या इस तरह ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, ये भी देख ले। हाँ, फिर एक और तरीके से ये भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों के दरमियान एक रिपल्शन फोर्स है, एक वो अपना रिपल्शन को मैक्सिमम कर देता है। आप सोचने की बात यह है कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो एक दूसरे को जो रिपेल करता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता? तो ये भी एक सवाल है। तो जब आप ये पूछेंगे कि क्या वाकई इस न्यूक्लियस का जो साइज है, इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, वो गोल है या किसी और तरह है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके दिलचस्पी के लिए। आप सोचेंगे क्या इसका ये न्यूक्लियस गोल है और या इसका ये न्यूक्लियस पिक्चर की तरह है। चलो आप इसको देख लेंगे। आपने पूछने हैं आपने टीचर से, और मैं सजेस्ट करता हूं कि टीचर ने ये तैयारी करनी होगी कि स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछेगा और मैं इस किस्म का जवाब दे दूंगा। जब ये कल्चर डेवलप हो जाए क्वेश्चन का आंसर का, तो ज़ाहिर बात है कि बच्चे रॉट मेमोराइजेशन से निकल आएंगे और वो अपना इसीलिए स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, मैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटपुट का नहीं कह रहा हूँ, आउटपुट और चीज़ है, आउटकम और चीज़ है। जब इस किस्म के सवालात आएंगे तो स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम ही आ जाएगा, न कि स्टूडेंट्स का आउटपुट कोई चीज़ नहीं। अगर आपने इस किस्म के सवाल को और रॉट मेमोराइजेशन के आपने रटा किया आपने, तो आप जवाब लिखेंगे, खूबसूरत सा जवाब लिखेंगे और इस तरह आप जवाब दे देंगे, तो वो आउटपुट है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा नंबर ले लिए, लेकिन आपका आउटकम ही नहीं बनेगा। और आउटकम, हाँ मैं कह देता हूँ, और वो ये है, आप देख ले यहाँ से SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम is directly proportional to conceptual understanding. ये स्टूडेंट का conceptual understanding जब तक ना हो तो कोई आउटकम नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना सवाल कीजिएगा और इंशाल्लाह ये कल्चर कायम होगा। टीचर भी तैयार होके आएगा और स्टूडेंट्स भी वो तैयार होके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने वही सवालात जो पहले हमने किए थे उसके जवाबात हमने ढूंढ लिए, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। और एक ही पॉइंट था, और हो सकता है कि इसमें 10, 12, 20 और सैकड़ों के जवाबात आ जाए, और सैकड़ों के जवाबात के लिहाज से आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।